गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्कार, मैं काव्री कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए साहित्य दर्पण से रसात्मकता का विश्लेषण बताने जा रहे हैं। पद एक दृष्टि से अर्थ का प्रतिरूप है और दूसरी दृष्टि से वर्ण ध्वनियों और उनकी विशेषताओं का आधार है, शब्द है। अब यह स्पष्ट है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम की समीक्षा करते करते रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम के निष्कर्ष तक पहुँच गए, किंतु क्या काव्य का यही लक्षण किया जाए कि काव्य रसात्मक वाक्य है? रसिकों की रस संवेदना की दृष्टि से तो यही काव्य लक्षण चतुरस्त्र लगता है, किंतु कवि की रस योजना की दृष्टि से इसे समंजस नहीं माना जा सकता। कवि की रस योजना की दृष्टि से तो तद्दोषौ शब्दार्थो सगुणावन लंकृति पुनः क्वापि। कोई वाक्य का निर्दुष्ट लक्षण मानना पड़ जाता है, और यदि दोनों दृष्टियों की समन्वयात्मक दृष्टि अपनाई जाए तब रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम के काव्य लक्षण में ही पूर्णता प्रतीत होती है। वैसे तो भगवान विष्णु को शब्द मूर्तिधर कहा गया है, किंतु कविजन शब्द मूर्तिधर विष्णु की उपासना के रूप में काव्य नहीं रचा करते। कविजन की देवी वाग देवता सरस्वती है और उसकी सबसे बड़ी विशेषता वीणा संगीत है। सरस्वती की कृपा से ही, जैसा कि कवियों का विश्वास है, कविता रची जाती है। सरस्वती की सबसे बड़ी कृपा यही हो सकती है कि वह किसी कवि को अपनी वीणा सुना दे। वैसे तो सरस्वती की वीणा झंकार सर्वत्र हो रही है और सदा से ही रही है, किंतु उसे सुन सकने का भाग्य बिरलों का ही है। किंतु जो कवि उसे सुना करता है उसका ध्यान पदों की अपेक्षा वर्ण ध्वनियों पर ही अधिक जमा रहा करता है। सरस्वती की शब्द वीणा सुनकर कवि उसका स्वयं अभ्यास करता है और उसकी कविता में उसकी शब्द वीणा की ऐसी झंकार पैदा हो जाती है जो रस के अवतार की मांगल्य शंख ध्वनि सी लगा करती है। इसमें संदेह नहीं है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम में कवि की उस शब्द वीणा का संकेत किया जा सकता है जो कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम की परिभाषा के रूप में झलक उठता है, अथवा शब्द वीणा की उस वादन शैली की सूचना दी जा रही है जिसे तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुना वन लंकृति पुनः क्वापि के मंत्र की साधना के रूप में समझा जा सकता है। खास बात तो यह है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम का काव्य लक्षण कुछ ऐसा विचित्र है कि जब तक इसका भावनात्मक निरूपण करते रहिए तब तक तो बड़ा भावपूर्ण और अर्थ निर्भर लगता रहेगा, किंतु जब बौद्धिक विश्लेषण के अनुवीक्षण यंत्र से देखिए तब इसके तत्व कपूर की भांति उड़ते दिखाई देने लगेंगे। कारण यह है कि यह काव्य लक्षण काव्य के उपकरण तत्वों जैसे कि अलंकार, गुण, दोषाभाव और रीति को वाक्य की रसात्मकता का उपकरण नहीं सिद्ध करता, अपितु रसात्मक
वाक्य का उत्कर्षाधायक मात्र मान बैठता है। दोषास्त स्यापकर्ष का उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुणालंकार रीतयः साहित्य दर्पण। अलंकार गुण और रीति को यदि रसात्मक वाक्य अथवा काव्य का उत्कर्षाधायक तत्व ही माना जाए तब प्रतिभा को भी तो काव्य का उत्कर्षाधायक तत्व ही मानना पड़ेगा, न कि उत्पादक तत्व अथवा परम तत्व। यह तो कवि प्रतिभा है जो क्या शब्द ग्राम, क्या अर्थशास्त्र, क्या अलंकार तंत्र और क्या उक्ति मार्ग, सब कुछ को कवि हृदय में प्रतिभासित किया करती है। या शब्द ग्राम अर्थ सार्थम अलंकार तंत्र मुक्ति मार्ग मन्यदपि तथा विधम धी हृदयं प्रतिभासयति सा प्रतिभा। अप्रतिभस्य पदार्थसार्थः परोक्षः इव प्रतिभावतः पुनर्पश्यतोपि प्रत्यक्षः इव। यतो मेधा विरुद्ध कुमारदासादयो जातयन्धाः कवयः श्रूयन्ते केचन महाकाव्योऽपि देशद्वीपान्तर कथा पुरुषादि दर्शनेन तन्नतायां व्यवहृतिं निबन्धन्ति स्म। यह कैसा काव्य लक्षण जिससे कवि प्रतिभा भी काव्य का उत्कर्षधायक तत्व बना दी जाए। इतना ही क्यों, इस काव्य लक्षण से काव्य के भेदों का निष्कर्ष निकालना असंभव है। लक्षण ऐसा होना चाहिए जिससे वस्तु का सामान्य स्वरूप पहचान किया जाए और जो वस्तु के विशेषों अथवा भेदों में भी अनुगत हो सके। यह काव्य लक्षण काव्य सामान्य का लक्षण कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें काव्य विशेष की ही पहचान दी हुई है। यह काव्य विशेष और कोई काव्य नहीं अपितु रसध्व निकाव्य ही अथवा रसादिध्व निकाव्य ही हो सकता है। तब काव्यम ध्वनि गुणीभूतव्यर्थम चेति द्विधा मतम। कैसे यह दिया गया? बात यह है कि पहला काव्य प्रकाश अर्थात रसादि ध्वनि रूप काव्य प्रकार को लक्षण में ही आ गया है, उसे लक्षण से बाहर कैसे किया जा सकता। और दूसरे काव्य प्रकार अर्थात गुणीभूतव्यंग्य रूप काव्य प्रकार को रसात्मक वाक्य रूप भी एक सांस में कैसे कहा जा सकता है। गुणीभूत व्यंग्य काव्य का वह भेद और वस्तुतः उस भेद का भी एक अंश ही रसात्मक कहा जा सकता है, जिसे इतरांग व्यंग रूप गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहा गया है। अथम सरस नोत्कर्षी पिनस्त नवी मर्दन नाभ्युरूज धन स्पर्शि निवि विस्त्रम सनह करह। फिर कवि परंपरा से चले आते शब्द चित्र और अर्थ चित्र की रचनाओं को कहाँ रखा जाएगा? इन्हें काव्य तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये ऐसे काव्य हैं जो रसात्मक नहीं प्रतीत हुआ करते। इसके लिए अकाव्य की एक नई श्रेणी बनानी पड़ेगी। यदि यह कहा जाए कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम में ही यह भी कह दिया गया है कि वाक्य भर सात्मक काव्यम, और इसलिए चित्र काव्य के लिए कोई चिंता नहीं, तब भी इतना तो पूछना ही पड़ेगा कि बड़े बड़े आलंकारिक
क्योंकर शब्द चित्र और अर्थ चित्र की रचनाओं की कवि कृति मानते आए हैं। कवेः कर्म काव्यम, काव्य वह है जो कवि की कृति है अथवा कविता कला द्वारा उत्पाद्य कलात्मक वस्तु है। कवि कृति के रूप में जैसे रसात्मक वाक्य की पहचान काव्य मर्मज्ञता की एक परीक्षा है, वैसे ही चित्रात्मक वाक्य की भी पहचान काव्य मर्मज्ञता की दूसरी परीक्षा है। जो अलंकारिक दूसरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है वही पहली परीक्षा में बैठ सकता है। दूसरी परीक्षा में बैठना ही अलंकारिकता का पहला अभ्यास है। इसमें बैठने का अर्थ यह नहीं कि इसे तुच्छ समझा जाए, अपितु यह है कि इसकी उपयोगिताओं का पूरा लाभ उठाया जाए। तभी तो काव्य प्रकाशकार ने अवर, मध्यम और उत्तम काव्य का श्रेणी विभाग मन में रखते तद दोषौ शब्दार्थौ स्वगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि के लक्षण में काव्य सामान्य का स्वरूप निर्देश किया गया है। और चलिए वाक्यम रसात्मकम काव्यम अवश्य कहिए, किंतु फिर साक्षात रसात्मकम और परंपराया रसात्मकम का भी अभिप्राय मन में रखिए, नहीं तो इस काव्य लक्षण से रस, ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य रूप काव्य विशेषों अथवा काव्य भेदों की संगति कैसे बैठ पाएगी। वाक्यम रसात्मकम काव्यम का काव्य लक्षण ध्वनि काव्य से तो सर्वथा संगत कदापि नहीं माना जा सकता, क्योंकि ध्वनि काव्य का लक्षण है। धन्यवाद।